गुड इवनिंग क्लास। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज इसमें हम लोग यूनिट थर्ड की वन शॉट करने वाले हैं सीओए का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लेवल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द प्रोसेसर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क ऑन द स्पेसिफिक डेटा। मतलब ये क्या होता है, एक मतलब प्रोसेसर को हम लोग जो कमांड देते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक मतलब काम, कोई टास्क को पूरा करने के लिए, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एन इंस्ट्रक्शन इज अ डिजाइन बाइनरी पैटर्न विच इज बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका एक तरह से कहे तो डिजाइन बाइनरी पैटर्न होता है। डिजाइन बाइनरी पैटर्न वो किस पे बेस्ड होता है? वो आपका आर्किटेक्चर ऑफ द सीपीयू, मतलब सीपीयू कौन से वर्ड्स में वो ले रहा है, कीवर्ड्स में इनपुट ले रहा है, उसके बेस पे वो लोग उसको डिजाइन करते हैं कि वो उस बेसिस पे वो परफॉर्म अपना कर पाए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब जो पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ अगर इकट्ठा कर देते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उससे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? जिस कैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। देखिए, अब ये बनता किससे? एक ऑप कोड से बनता है, ऑपरेंड से बनता है, मोड से बनता है। देखिए, ऑप कोड और ऑपरेंड क्या होता है चेक करते हैं। टास्क टू बी परफॉर्म इसको द ऑपरेशन कोड ऑप कोड। मतलब हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले आपका ऑप कोड होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखा है मल्टीप्लाई MUL AB, तो इसमें मल्टीप्लाई आपका मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला मल्टीप्लाई है, तो आपका ऑपकोड हुआ, एंड जिस पे परफॉर्म हो रहा है वो आपका ऑपरेंड है। तो मैंने यही भी लिखा है इन डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन इज कॉल्ड द ऑपरेंड। ठीक है, ये हुआ। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंप्यूटर मस्ट हैव इंस्ट्रक्शन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब इस कंप्यूटर में एटलीस्ट मतलब 4 टाइप मतलब वो कैपेबल होना चाहिए कि ये मतलब कुछ टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन चेक करते हैं। फर्स्टली आपका डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी, तो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वो कर पाए। थर्ड, प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल, प्रोग्राम सीक्वेंसिंग कर ले। फोर्थ में आईओ एंड ट्रांसफर। ये मतलब 4 ऑपरेशन है जो उसे मतलब कंपल्सरी वो कैपेबल हो करने के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट चेक करते हैं। The purpose of instruction is to specify both the operation to be carried out by the CPU or also the process, the set of operand and the data to be used in the operation। मतलब ये इस एक वर्ड्स में कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मतलब बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड किस पे परफॉर्म होगा। ठीक है, ये हुआ एग्जांपल द मल्टीप्लाई ऑपकोड एंड ए बी आपका ऑपरेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखिए, ये तो आपका मतलब कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं डेफिनेशन था। अब नेक्स्ट में हमारा जो टाइप ऑफ एड्रेस, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। ये आपका आया हुआ है 2024 में, क्वेश्चन इससे आया हुआ है, तो ध्यान रखें। चेक करते हैं। तो इसमें हमें 4 टाइप्स एड्रेस होते हैं। कौन कौन से? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, फर्स्ट हम लोग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का क्वेश्चन सॉल्व कर चेक करते हैं कि आपको मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने क्या लिया, x इक्वल टू a इंटू बी प्लस ऑफ c इंटू सी। अब देखिए इसमें क्या है, हमने a एंड b को r1 मान लिया और c इंटू सी को r2 मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस में क्या होता है कि आप इसमें 3 एड्रेस ले सकते हैं। आपने एक मल्टीप्लाई ले लिया, r1 ले लिया और a b ले लिया। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे 2 वेरिएबल्स टाइप जैसे a और b, आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए, तो आप 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं। बट अगर यही बात करें 2 एड्रेस में, तो वहाँ पे आप सिर्फ एक वेरिएबल ले सकते हैं। अब चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए R1 क्या है, जहाँ पे आप उसको परफॉर्म करके स्टोर करेंगे आप वहाँ पे ये लिखते हैं। ठीक है, अब ए बी क्या है, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करें वहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख ले साइड में, R1 जैसे कि MA इंटू MB, जिससे कि आपको मतलब मेमोरी ऑफ ए मेमोरी ऑफ बी मल्टीप्लाई होकर आपका R1 में एडजस्ट हो गया, या एडजस्ट किया या R1 में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे R1 में आ गया। सिमिलर केस में फिर हमने इसके चलाया मल्टीप्लाई, R2 में गया क्या गया C और C। अभी मैं यहाँ पे चेक करने क्या है, मेमोरी ऑफ C इंटू मेमोरी ऑफ C गया आपका R2 में। देखिए R1 R2 दो हमारे फिल हो चुके हैं। हमने क्या ऐड X R1 R2, अब हमें क्या R1 प्लस R2 आपका X में चला गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये आपका था 3 एड्रेस क्या। अब देखिए 2 एड्रेस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका 3 मतलब देखिए यहाँ पे क्या था R1 A एंड B 3 था, यहाँ पे क्या R1 एंड A हो जाएगा, 2 हो जाएगा तरह से। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए पर इसमें आप डायरेक्ट, इसमें क्या था डायरेक्ट आप कर सकते हैं A एंड B का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें क्या है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में कहते हैं आप 2 वेरिएबल्स को एक साथ नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपने A को A R1 में स्टोर किया, जैसे मूव किया। ठीक है, तो मेमोरी ऑफ A गोस टू R1। ठीक है, अब R1 में क्या है आपको मेमोरी ऑफ A हो गया। फिर आपने क्या मल्टीप्लाई
बी R1 के साथ, ये क्या R1 इंटू एम ऑफ बी। इससे क्या हुआ, मतलब देखिए अब R1 में क्या था, मेमोरी ऑफ ए था, अब मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट क्या हुआ, मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो इसमें R1 इंटू एम ऑफ बी मल्टीप्लाई होकर आपको फिर से वो R1 में चला जाएगा, तो R1 में एक वैल्यू मिल गई हमें। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, सिमिलरली हमने मूव करेंगे सी को भी, तो यहाँ पे सी को हमने R2 में मूव किया, एम मतलब मेमोरी ऑफ सी मूव्स टू R2। सिमिलरली फिर हमने देखा अब यहाँ पे 2 थे, तो नेक्स्ट में हमने क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई R2C, थोड़ा सा गैप देके करिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, R2 को हमने m ऑफ c के साथ मल्टीप्लाई किया एंड फिर R2 में स्टोर कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या किया हमने, इसमें तो m ऑफ c हमने R2 में स्टोर किया, अब फिर उसके बाद हमने R2 को वापस m ऑफ c से मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या, ये देखिए दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे R2 अलग हो गया एंड m ऑफ c अलग हो गया, तो अभी वापस से जाके R2 में स्टोर हो गया, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसे टू एड्रेस के रूल को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, R1 R2 दो फिल हो चुके हैं, उसके बाद हमने क्या ऐड R1 R2, अभी यहाँ पे हम इसलिए लिख सकते हैं R1 R2 दोनों आपका वेरिएबल्स नहीं है, तो फिर हमें R1 प्लस R2 गोज टू R1, ठीक है। तो मतलब R1 R2 की वैल्यू हमारे किस में आ गई, R1 में आ गई, ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो हम ऐसे समझिए कि आपने यहाँ पे R2 में वैल्यू ऑलरेडी मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया था, R1 की वैल्यू आपको पहले से पता था, तो क्या क्या R2 की वैल्यू आपने R1 में ऐड कर दी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या हमने फिर मूव अप x R1, मतलब R1 की वैल्यू को x में मूव कर दिया, R1 की वैल्यू को हमने x में मूव कर दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर दे देगा लास्ट में x की वैल्यू, ठीक। ये था आपका थ्री एड्रेस्ड एंड टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें चेक करते हैं ये क्या कहता है। ये क्या है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, देखिए थ्री एड्रेस है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, डायरेक्ट इसको प्लस करेंगे एंड डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपका थ्री एड्रेस में। देखिए क्या क्या हमने ऐड R1 ए और बी आपका ऐड होकर R1 में चला जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं ए और बी ऐड होकर आपका R1 में चला गया। सिमिलरली फिर हमने R2 के लिए किया, सी और डी ऐड होकर R2 में चला गया, लास्ट में फिर हमने क्या किया R1 इंटू R2 कर दिया, तो डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ये तो मतलब थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन सबसे ईजी वो है, लेकिन हमको थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब काफी कम पूछा जाता है, आपका मेन 2 1 और 0 पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए टू एड्रेस को चेक करते हैं, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है, फर्स्ट हम इसमें क्या है मूव, देखिए फर्स्ट में क्या था ऐड एंड मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं थ्री में, लेकिन टू में क्या है मूव और ऐड यूज करते हैं। चेक करिएगा, मूव ऐड एंड मल्टीप्लाई, देखिए इसमें क्या हमने क्या किया, ए को R1 में मूव किया, मूव ए मतलब मेमोरी ऑफ ए मूव्स टू R1, फिर हमने क्या R1 को एम ऑफ बी के साथ ऐड कर दिया, इससे क्या होगा ए आपका एम ऑफ बी के साथ ऐड हो जाएगा, बट बिना डायरेक्टली इंटरेक्ट की, ठीक है। तो क्या है R1 ऐड R1 बी, इससे क्या हो बी आपका R1 के साथ ऐड हो जाएगा, और R1 में क्या वैल्यू थी आपकी ए वैल्यू थी, ठीक है, ये हुआ। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसमें क्या मूव सी टू R2, देखिए हमें मेमोरी ऑफ सी मूव्स टू R2, ठीक है। अब R2 में क्या अगर सी आया, इसमें हमें चाहिए क्या था, हमें सी प्लस डी था, तो हम क्या करेंगे, सी तो आ गया, हमें डी चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्टली डी ऐड कर देंगे, तो हमने क्या किया ऐड R2D। अब अगर इसको वर्ड समझेंगे तो क्या R2 में R2 प्लस एम ऑफ डी, ठीक है, मतलब R2 में पहले से क्या था सी था, यहाँ फिर डी ऐड कर देंगे और उसके ओवरऑल वैल्यू को हम लोग R2 में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए हमें R1 और R2 दोनों आ गया, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई R1 R2, देखिए लास्ट में क्या था R2 वैल्यू आई थी, उसका फिर हमने क्या किया R2 को डायरेक्टली हमने R1 में ऐड कर दिया, जैसे R1 इंटू R2 मूव्स टू R1, ठीक है, तो ये हुआ। देखिए इसमें क्या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसमें जैसे कि R1 R2 लिखा है, तो R1 और R1 सेम है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जैसे कि ट्री में क्या था, यहाँ पे R2 अलग हो गया, एम ऑफ सी अलग, एम ऑफ डी अलग, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद लास्ट हमने क्या किया R1 मूव्स टू x, एम ऑफ x, तो हमने R1 को फिर x में स्टोर करा दिया, हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा था थ्री एड्रेस का और टू एड्रेस का, ठीक है। अब देखिए 1 और 0 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 0 से क्वेश्चन आया था और 1 से भी क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक, ओके। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ध्यान रखिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ऑफ c इंटू सी, मतलब यहाँ प्लस हो रहा है और ये दो को मल्टीप्लाई, अगर ये आपका थ्री एड्रेस में होता है आप डायरेक्ट कर लेते इसको, फिर इसको एंड फिर प्लस कर देते, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है थ्री एड्रेस ना होकर वन एड्रेस बोला है। अब इसमें क्या करना है, देखिए टू एड्रेस में क्या था मूव था, तो वन एड्रेस में हमारा लोड एंड स्टोर रहेगा, ठीक है, टू एड्रेस में वन एड्रेस में क्या रहेगा लोड एंड स्टोर, ठीक है। अब इसमें क्या है
इसमें आपका R1 R2 था, इसमें आपका R1 R2 भी नहीं रहेगा। अब डायरेक्टली इसमें करना होगा। अब चेक करते हैं क्या है इसमें, क्या है लोड ऑफ ए। अब हमने क्या ए को हमने एक्यूमुलेटर में लोड किया। अब यहाँ पे क्या था R1 R2 ले रहे थे, इसमें R1 R2 नहीं है, तो क्या हम एक्यूमुलेटर यहाँ पे लेते हैं जो आपको ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या किया लोड ऑफ ए, तो ये क्या करेगा मेमोरी ऑफ ए आपका एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे जैसे R1 मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई बी, तो क्या एक्यूमुलेटर इनटू एम ऑफ बी गोज टू एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब क्या एक्यूमुलेटर में आपका बी स्टोर हो गया। सिमिलरली अब देखिए इसमें क्या था, आप डायरेक्टली मतलब नेक्स्ट मूव कर लीजिए। इसमें क्या है ये तो हो गया, लेकिन हम एक्यूमुलेटर आगे भी यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये नहीं कि R1 R2 का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए एक्यूमुलेटर को हमें खाली करना होगा। तो हमने क्या किया एक्यूमुलेटर को हम लोग एम ऑफ टी में स्टोर करा दिया। ठीक, उसके फिर हमने क्या किया, ठीक है एक्यूमुलेटर गोज टू एम ऑफ टी। ठीक है, स्टोर टी। फिर हमने क्या लोड सी, क्या किया हमने एम ऑफ सी को हमने फिर एक्यूमुलेटर स्टोर करा। सिमिलरली हमने सी को क्या था सी इंटू सी था, हमने फिर सी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए सी में स्टोर किया। अब सिमिलरली फिर हमने मतलब ए सी को हम टी में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब देखिए एम ऑफ टी दोनों में स्टोर हो चुका। अब देखिए अब इसमें क्या है ऐड किया हमने, ऐड टी। अब देखिए ऐड टी किया है, तो इसका मतलब क्या है ए सी में आपका ए सी प्लस एम ऑफ टी, मतलब क्या हो जो एम ऑफ टी था यहाँ पर स्टोर किया था, अब उसको हम लोग एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, क्यों मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर स्टोर किया, उसके बाद हमें फिर एम ऑफ टी जो स्टोर हुआ था उसको हम लोग एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करके एक्यूमुलेटर में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करें एक्यूमुलेटर को फिर हम लोग स्टोर कर देंगे एम ऑफ एक्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें लोड एंड स्टोर इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका 1 का था। अब देखिए 0 को एड्रेसिंग नोट्स का देखते हैं। इसमें देखिए इसमें ये ध्यान रखना है TOS, ये आपको टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, ये टॉप ऑफ स्टैक, इसमें ये टॉप ऑफ स्टैक यूज करते हैं। इसमें क्या है अब पुश और पुल का यूज करते हैं। इसमें देखिए अब हर एक का एड्रेस का अलग अलग है। 3 एड्रेस में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऐड करते थे, 2 एड्रेस में आपने मूव का यूज किया, 1 एड्रेस में आपने लोड और स्टोर का यूज किया, एंड देखिए जैसे 0 एड्रेस आया वहाँ पे पुश एंड पुल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपने पुश का यूज किया एंड पुश एंड पॉप का, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है पुश, देखिए पुश जैसे कोई स्टैक होता है, यहाँ पे एक स्टैक ले, तो पुश क्या होता है जैसे कि अब यहाँ पे अगर स्टैक देखें तो पुश, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एलिमेंट पुश किया, ठीक है, अब आपका टॉप ऑफ द स्टैक तो यही है, अगर इसके ऊपर कोई आता है तो आपको टॉप ऑफ द स्टैक फिर ये हो जाएगा। इसलिए मतलब जैसे जो एलिमेंट जाएगा वो आपको टॉप ऑफ द स्टैक होगा, मतलब ये क्या लास्ट इन फर्स्ट, मतलब जो लास्ट में जाएगा वही आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया ए को पुश किया, ए को हमने यहाँ पे पुश किया, उसके बाद फिर किया देखिए टॉप ऑफ स्टैक आपका ए हो गया। अब सिमिलरली हमने टॉप ऑफ स्टैक ए किया, फिर हमने पुश बी किया, फिर हमने यहाँ पे बी पुश किया, यहाँ पे हमने बी पुश कर दिया, बी से बी पुश किया तो यहाँ पे बी आ गया। अब हमने किया देखिए ए एंड बी दोनों आ गए, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके अब हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में ये ए इंटू बी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए आपका ए इंटू बी आ जाएगा, जो कि आपके टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा। इसमें मेन कौन सा होगा टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट में क्या है पुश सी, इसमें क्या किया हमने सी को पुश कर दिया। ठीक, टॉप ऑफ द स्टैक आपको सी हो गया। सिमिलरली फिर हमने उसके नेक्स्ट में हमने सी को पुश किया, फिर क्या हुआ इसमें सी आपको टॉप ऑफ द स्टैक हुआ। अभी दो मतलब दोनों हमने एलिमेंट पुश कर दिए, उसके बाद फिर क्या हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई सी इंटू सी, जो कि आपका फिर टॉप ऑफ द स्टैक होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हम इन दोनों को मतलब वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या इन दोनों को ऐड करना है, तो हमने ऐड किया ए इंटू बी प्लस ऑफ सी इंटू सी, अब फिर आपका ये टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे टॉप ऑफ स्टैक आंसर हमारा ओवरऑल आंसर आ गया, तब क्या हमने इसको पॉप कर देना, आंसर आउटपुट दे देना। तो क्या हुआ हमने एम ऑफ एक्स टॉप ऑफ देखिए, तो क्या टॉप ऑफ एक्स टॉप ऑफ स्टैक आपका एम ऑफ एक्स में चलाएगा। ठीक, मेमोरी ऑफ एक्स में जो आपका पॉप हो जाएगा। तो यही आपका ये कॉन्सेप्ट मतलब तीनों का समाप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कह रहा है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी यूजिंग 1 और एंड 0 एड्रेसिंग मोड। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहले 0 एड्रेसिंग मोड का 0, देखिए पुश एंड पॉप को मतलब पुश एंड पॉप को कॉन्सेप्ट लेके चलता है। तो हमने क्या किया पहले a को पुश किया, फिर हमने b को पुश किया, फिर हमने ऐड कर दिया टॉप ऑफ स्टैक में a प्लस बी से, फिर हमने c को पुश किया, फिर हमने d को पुश किया, फिर हमने जगह प्लस है तो हमने ऐड किया, फिर टॉप ऑफ स्टैक में c प्लस डी आ गया, फिर हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया और टॉप ऑफ द स्टैक में हमारा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी आ गया। लास्ट में क्या क्या पॉप कर दिया जो टॉप ऑफ स्टैक उसको हम लोग मेमोरी ऑफ एक्स में भेज के। तो ये आपका देखिए 0 आपका काफी मतलब सिंपल है कंपैरिजन 1 एड्रेस से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं 1 एड्रेस में फिर चेक करते हैं इसका, देखिए लोड ऑफ आपने लोड ए किया, ए में आपको मतलब मेमोरी ऑफ ए आपको मेमोरी ऑफ ए आपने एसी में एक्यूमुलेटर में लोड किया, फिर आपने ऐड कर दिया डायरेक्टली एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी ऑफ बी गोज टू एक्यूमुलेटर, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आप देखिए एक्यूमुलेटर स्टोर कर लिया, फिर आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर्स लेके आपको मेमोरी ऑफ टी में ऐड करना पड़ेगा उसके। आपने स्टोर टी किया, मेमोरी ऑफ टी इज इक्वल टू
AC, मतलब सिंपल वर्ड्स में AC आपका जो वैल्यू था वो आपका मेमोरी ऑफ टी में चला गया। ठीक, AC हमारा खाली हो गया, फिर हम लोग यूज करेंगे AC को, लोड C, तो ये मेमोरी ऑफ C गोज टू एक्यूमुलेटर। फिर हमने क्या ऐड D किया, क्या मेमोरी ऑफ D प्लस एक्यूमुलेटर गोज टू एक्यूमुलेटर। अब यह एक्यूमुलेटर फिर यहाँ पे फुल हो गया, फिर हमने क्या स्टोर कर दिया, स्टोर टी है M ऑफ T, तो AC जो था हमारा फिर M ऑफ T में चला गया। अब क्या हुआ, फिर मल्टी लास्ट में क्या था आंसर हमारा, बीच में यहाँ पे एक से चेक करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, फिर हमें लास्ट में मल्टीप्लाई टी, यह क्या हुआ एक्यूमुलेटर इनटू M ऑफ T। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि दोनों फाइन के लिए स्टोर कर लिया, उसके बाद हमें जो यहाँ पे मतलब आंसर बीच में होगा वही उसको हम लोग डायरेक्ट स्टोर कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई टी ए सी, मतलब यहाँ पे ए सी इंटू एम ऑफ टी गोज टू ए सी। अभी हमें एक्यूमुलेटर में हमारा मतलब फाइनल आंसर स्टोर हो गया, फिर हमने क्या, जो एक्यूमुलेटर में आंसर स्टोर हुआ था उसको हम लोग ने एम ऑफ एक्स में दे दिया, तो वो स्टोर एक्स कर लेगा और यही आपका आउटपुट दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म था। अब देखिए यहाँ पे ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड आपको फिर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चेक करते हैं फिर सब साइकिल। सब साइकिल क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द इंस्ट्रक्शन साइकिल इनटू सब पार्ट्स फॉर एफिशिएंसी। मतलब सिंपल वर्ड्स में सब साइकिल जैसे कि आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसको मतलब सब पार्ट्स में ब्रेक कर देता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो आपका सब साइकिल होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि फैच हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया एंड इंटरप्ट साइकिल हो गया, तो ये चार होते हैं साइकिल्स सब साइकिल्स में। फैच क्या होता है, कोई डेटा को फैच करने के लिए, एग्जीक्यूट डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, इनडायरेक्ट जैसे कि डायरेक्ट एड्रेस बना जाके वो मतलब घुमा के जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली जाता है, तो आपका इनडायरेक्ट होगा। इंटरप्ट जैसे कि कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो उसको भी कोई अगर हायर प्रायोरिटी का इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो उसको इंटरप्ट करके वो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर या कोई भी मतलब डेटा उसको दे देता है। ठीक, तो वो आपका इंटरप्ट होता है। देखिए ये तो आपका इंटरप्ट हो गया सब साइकिल है, उसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन साइकिल है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है चेक करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब ये मतलब जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का मतलब एग्जीक्यूशन होता है उसका पूरा प्रोसेस आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इसका डायग्राम आगे उससे ज़्यादा समझेंगे। इट इज़ ए बेसिक ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ए कंप्यूटर रिट्रीव्स ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन from its memory, determines what action the instruction dictates and carry out an instruction। मतलब वो एक वर्ड्स में कहे तो मतलब वो पूरा मतलब अपने प्रोग्राम को लेके चलता है, उसमें मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो चेक करके वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिराइव इनटू थ्री सब साइकिल्स। द थ्री सब साइकिल्स कहते हैं आपको, यही सब साइकिल्स है आपका। ठीक है, देखिए अब ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो पार्ट है। ठीक है, आज जैसे थ्री साइकिल बताया था उसने, सब साइकिल्स आपका फैच साइकिल, डिकोड साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, सब साइकिल्स। ठीक है, और ये आपका जो ओवरऑल है ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब ये क्या है, स्टार्ट है, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और ये हॉल्ट कह लें या स्टॉप कह सकते हैं। फैच एग्जीक्यूशन, फैच साइकिल क्या करता है, जैसे फैच साइकिल इन सेंस का है तो जैसे कि पूरे जो ऑप कोड होता है ऑपरेशन उसको फैच करता है, डेटा फैच करता है, मतलब कौन से डेटा पे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, आपको ये सारे फैच साइकिल में आता है। यहाँ पढ़ते हैं क्या है, to fetch an opcode from a memory location the following steps are performed। ठीक है, मतलब कोई भी हमें डेटा फेच करना है तो एक फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कौन कौन से चेक करते हैं, the program counter places the address of the memory location in which the opcode is stored in the address bus। मतलब एड्रेस बस में वो जहाँ पे मतलब डेटा स्टोर है उसका वो एड्रेस बेस करते हैं, वहां से जाके आप डेटा लेके आइए। ठीक है, the CPU sends the required memory control signals has to enable the memory to send the opcode। मतलब क्या सीपीयू क्या करता है, उसको जो भी मतलब मेमोरी सिग्नल भेजना है तो उसको भेजता है, उससे क्या होगा मतलब जो भी वहाँ पे मेमोरी है वो उसको अपकोड सेंड कर देगा वहाँ पे। ठीक है, द अपकोड स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस ऑन द डेटा बस एंड ट्रांसफर टू द सीपीयू। इससे क्या होगा, जो मतलब मेमोरी लोकेशन में जो आपका डेटा है वो आपका डेटा बस पे मतलब वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्लेस कर जाएगा, फिर वो आपको सीपीयू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे वो आगे का प्रोसेस कर पाए। देखिए ये तो आपका फैच साइकिल हुआ। डिकोड साइकिल क्या होता है, द अपकोड विच इज फैच फ्रॉम द मेमोरी इज प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेटा रजिस्टर आफ्टर इट गोज टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब ये आपका मतलब जैसे कोई भी डेटा आता है तो पहले आपका डेटा रजिस्टर में आता है, फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। अब आगे चेक करते हैं, फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज गोज टू द डिकोडेड सर्किटरी which is within the CPU। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को मतलब पास करेगा ये आपका डिकोडर साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, डिकोडर सर्किटरी डिकोड से आपको देखिए जैसा मैं समझ में आ रहा है डिकोडर क्या करता है, वो आपको डिकोड करता है। तो सिमिलरली डिकोड, देखिए डिकोड साइकिल आपका जो भी मतलब आप डेटा फैच करते हैं उसको डिकोड करता है। ठीक है, जैसे आपने मतलब डेटा को या अपकोड को डिकोड कर लिया वो आपका फिर एग्जीक्यूट साइकिल में चला जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, दिस साइकिल परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। तो देखिए सिंपल वर्ड्स में डिकोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया तो कौन सा ऑपरेशन में परफॉर्म करना है, किस पे परफॉर्म करना है। तो एग्जीक्यूशन साइकिल क्या करता है, उसको डेटा मिलने के बाद वो बस जो मतलब ऑपरेशन होता है वो उसको
प्रोसेस कर देता है एंड एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। अब देखिए हमारा हो चुका साइकिल, कौन सा था, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर द मशीन कोड दैट आर यूज्ड। ये एक्चुअली उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज एक बार मतलब बेसिक इसका रिवाइज करके जाएं, बेटर होगा आपके लिए। 2 नंबर में आ सकता है तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर द मशीन कोड दैट आर यूज्ड बाय मशीन और इन असेंबली लैंग्वेज बाय यूजर टू कमांड द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। बट सिंपल वर्ड्स में कहे तो मतलब ये आपका एक तरह मशीन और असेंबली लैंग्वेज होता है जो यूजर यूज करता है मशीन को कमांड करने के लिए। ठीक है, वो आपका प्रोग्राम कंट्रोल होता है। But in lower level language, user code is translated into machine code and thus instructions are passed to instruct the processor to your task। जैसे कि ये तो मतलब हायर लेवल का होगा, लेकिन लोअर लेवल का क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट जो यूजर कोड है आपका डायरेक्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डायरेक्टली सिस्टम को दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए दिस इंस्ट्रक्शन आर वेरी, इसके मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्रोग्राम कंट्रोल के। कौन कौन से टाइप देखिए, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल ब्रांच, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन, हॉल्टिंग, इंटरप्ट। देखिए अब इन सब के मतलब बेसिक में समझा देता हूँ क्या क्या होता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी जो डेटा है उसको वो कंपेयर करते हैं। जैसे कंपेयर इंस्ट्रक्शन समझ डायरेक्ट समझ में आ रहा है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन सही, हेडिंग सही, ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है। एग्जांपल देखे थे यहाँ पे, कंपेयर R1 एंड R2। ठीक है, तो ये आपको जो होता है मतलब कंपेयर करता है डेटा। ठीक आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। कंपेयर इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड व्हिच इज सिमिलर टू द सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। मतलब इसमें सिर्फ कंपेयर करता है, रिजल्ट कहीं भी स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अरे इसमें क्या अनकंडीशनली होता है, जैसे मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक रूल बेस्ड नहीं होता है, डायरेक्ट भी कुछ अनकंडीशनल स्टेटमेंट ले लेगा। जैसे किसी जंप ले लिया, कहीं भी जंप कर सकता है, मूव कहीं मतलब यहाँ एक प्लेस से या एक लोकेशन कहीं मूव कर लेगा। जंप L2 मतलब जंप कोई, जैसे वहाँ पे कोई भी आपका डेटा है कोई लोकेशन, वहाँ से वो लोकेशन 2 पे जंप कर लेगा। तो ये आपका मतलब अनकंडीशनली होता है। जो अनकंडीशनल हुआ तब उसका मतलब ऑपोजिट है, कंडीशनल हो जाए। कंडीशनल जैसे कि कोई कंडीशन दे के वहाँ मतलब कोई भी जंप करता है, जैसे कि एग्जांपल देखें तो यहाँ पे R1 फॉर x एंड R2 फॉर y। जैसे ये आपको क्या कंडीशन दिया, अगर x आता है तो R1 आएगा, y आता है तो R2 आएगा। तो ये आपका कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना सब रूटीन इंस्ट्रक्शन। सब रूटीन इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, सब रूटीन इज अ प्रोग्राम फ्रेगमेंट दैट लीव्स एंड यूजर स्पेस परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड टास्क। मतलब ये क्या करता है, जैसे एक यूजर के लिए स्पेस देता है एंड मतलब वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म करता है। ठीक, आगे चेक करते हैं। इट इज इन्वोक्ड बाय द अनदर यूजर प्रोग्राम एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोग्राम व्हेन फ्रीज। मतलब ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी मतलब दूसरा यूजर है वो अगर वो इन्वोक करता है, इन्वोक इन द सेंस अगर मतलब बुलाता है कि हाँ मतलब कोई भी एक प्रोग्राम हमें चाहिए, तो वो क्या है तो उसको प्रोग्राम दे देता है एंड फिर उसके बाद कंट्रोल उसको मतलब वहां से वो कंट्रोल ले लेगा एंड जब वो काम पूरा कर लेगा फिर वो कंट्रोल वापस दे देगा। ठीक है, ये लिखा है इट इज इन्वोक्ड बाय अनदर यूजर प्रोग्राम एंड रिटर्न्स द कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोग्राम व्हेन फिनिश। मतलब क्या कह रहे हैं, जब भी मतलब ऐसा काम हो जाएगा वो वापस उसको कंट्रोल वापस कर देता है। ठीक है, ये आपको कॉल एंड रेट रिटर्न, मतलब कॉल किया उसने फिर उसको रिटर्न कर दिया। ठीक, कॉल किया काम करने के लिए फिर रिटर्न कर दिया काम होने के बाद। तो हॉल्टिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, नॉप एंड होल्ड। नॉप इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, इट कॉजेज नो चेंज इन द प्रोसेसिंग स्टेट अदर देन एडवांसमेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। मतलब इसमें प्रोसेसिंग स्टेट में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, या तो मतलब हल्का से एडवांसमेंट कर सकता है प्रोग्राम काउंटर में, बट उसके अलावा कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय सिंक्रोनस टाइमिंग। ठीक है, सिंक्रोनस टाइमिंग में यूज होता है। Halt क्या होता है, it brings the processor to an orderly halt remaining in an idle state until restarted by interrupt by trace reset or external action। halt मतलब इन द सेंस कि जैसे कि स्टॉप हो जाता है बीच में, कोई मतलब इंस्ट्रक्शन चल रहा है बीच में halt लगा दिया। अब क्या जब तक उसका मतलब हम लोग कोई कंडीशन ना दे क्या मतलब आप रिस्टार्ट हो जाओ या मतलब रिसेट कर दो तब तक वो वहाँ पर halt ही रहेगा। ठीक, ये हो गया halt। अब इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरप्ट इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच an IO or instruction can suspend a normal execution of processor and get itself service। मतलब ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रक्शन हायर प्रायोरिटी का आता है, उसमें क्या होता है अगर कोई लो प्रायोरिटी का इंस्ट्रक्शन अगर मतलब प्रोसेसर लेके बैठा है काम कर रहा है, तो अगर हायर प्रायोरिटी का अगर इंस्ट्रक्शन आता है तो क्या लोअर प्रायोरिटी को वो इंटरप्ट कर देगा, वहाँ पे वो हायर प्रायोरिटी को प्रोसेसर दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, रिसेट, ट्रैप, इंटरप्ट। ठीक, तो ये आपको होता है। ये था आपका मतलब ये पार्ट था सारे मतलब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी आपने समझ लिया प्रोग्राम काउंटर का। ओके, वेरी गुड। अब देखिए अब आपका रिस्क एंड सिस था जो कि आपका आया हुआ है। रिस्क आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, सिस आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये आपको 2024 में आया, 2 नंबर के भले आया था लेकिन हो सकता है इस साल 7 नंबर में आ जाए, तो प्लीज इसको करके जाए। देखिए रिस्क एंड सिस क्या होता है, रिस्क स्टैंड्स फॉर मतलब आपने तो डेफिनेशन लिख दिया इसका,
RISC stands for reduced instruction set computer। मतलब सिमिलरली आपने 6 का डेफिनेशन लिख लिया, 6 stands for complex instruction set computer। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो इससे आपका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, इसके बाद लिमिटेड नंबर होते हैं, इसके पास क्या होता है, लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है। मतलब ठीक इसका ऑपोजिट, यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे लार्ज। इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर आर रिक्वायर्ड इन RISC। मतलब यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें क्या नो मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल, मतलब यहाँ पे लार्ज चाहिए, इसमें स्मॉल चाहिए। मतलब ठीक ऑपोजिट, यहाँ पे क्या था, लिमिटेड नंबर था, यहाँ पे लार्ज था, यहाँ पे लार्ज होते, फिर यहाँ पे स्मॉल रजिस्टर हुआ, ठीक है। इसमें क्या, प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल। इसमें जो आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर को काफी सिंपल होता है, यहाँ पे मतलब काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या, पाइपलाइनिंग इज वेरी इजी इन RISC। पाइपलाइनिंग इसमें इजी होता है, इसमें पाइपलाइनिंग आपका डिफिकल्ट होता है। इट हैज फ्यू एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या एड्रेसिंग मोड आपका मतलब कुछ कम होता है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ओनली इन वन सिंगल क्लॉक साइकिल। इसमें क्या एग्जीक्यूशन दो होता है, आपका सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या है, मतलब एक या ज्यादा क्लॉक साइकिल से मतलब टाइम ले लेता है, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्चुअली मैंने जो लिखा है SIFIC CA CAA ये एक्चुअली मैंने इसकी लिखा, हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये आपका 7 नंबर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक्चुअली याद करने का तरीका लिखा था, SIFIC CAA ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया इसमें, देखिए फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारा, स्पीड। मतलब जिस कैटेगरी में आप लिख रहे हैं, आपका हार्डवेयर फास्ट है, माइक्रो प्रोग्राम स्लो है। इम्प्लीमेंटेशन आपको कैसे इम्प्लीमेंट होता है, यूज सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन लॉजिक, इसमें लॉजिक गेट होते हैं। यूज ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग हैवी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इसमें लॉजिक गेट्स होते हैं। इसमें आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, डिफिकल्ट टू अल्टर हार्डवेयर फॉर न्यू इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे कि इसको अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इजी टू अल्टर, आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ये क्या इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होता है, सेट साइज स्मॉल एज इट रिलाइज ऑन हार्डवेयर मोड, तो ये आपको इसमें स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है, कॉम्परेटिव लार्ज एज इट रिलाइज ऑन माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें क्या, कंट्रोलिंग मेमोरी एंड चिप एरिया, कंट्रोल मेमोरी इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या, कंट्रोल मेमोरी इज प्रेजेंट इन विच माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, ठीक है। इसमें कंट्रोल मेमोरी एब्सेंट होता है, इसमें कंट्रोल मेमोरी प्रेजेंट होता है। चिप एरिया रिक्वायर्ड, चिप एरिया क्या है, इसमें मतलब जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, चिप एरिया इज लेस रिक्वायर्ड, इसमें कम रिक्वायर्ड होता है, इसमें आपका ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, एरिया की बात कर रहा है। एबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, इसमें तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हैंडल नहीं कर पाता। ये क्या, इजी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हैंडल कर पाता है। इसमें क्या आर्किटेक्चर देखें तो रिच माइक्रो प्रोसेसर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 6 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। अब इसमें डिजाइन देखें, डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें डिजाइन इज सिस्टमैटिक होता है, ईजी होता है। डिकोडिंग देखें, डिकोडिंग इसमें देखिए जैसे डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है, फिर डिकोडिंग में भी कॉम्प्लेक्स होगा। सिस्टमैटिक डायग्राम इजी है, तो इसमें क्या होगा, डिकोडिंग इज प्रीटी मच इजियर होता है, ठीक। तो ये आपका ये हुआ। नेक्स्ट क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग। ये आपका 2024 में आया था, 7 नंबर का आया था, तो ध्यान रखिए। 7 नंबर में ये भी आया था, और 7 नंबर आपका ये भी आया था, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ये पाइपलाइनिंग क्या होता है, चेक करते हैं। पाइपलाइनिंग इज एन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक व्हेन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन। मतलब ये क्या कहता है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक होता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप हो जाते हैं तो उसको हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे चेक करते हैं, पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। ये पाइपलाइनिंग क्या करता है, मतलब ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का थ्रूपुट मतलब उसका एफिशिएंसी वो बढ़ा देता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। आगे चेक करते हैं, यूज्ड वेयर ऑपरेशन कैन बी पार्टीशन इनटू सब टाइप, जहाँ पे मतलब कोई ऑपरेशन अगर उसको मतलब बहुत सारे मतलब सब पार्ट्स में बांट सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपका पाइपलाइनिंग यूज होता है। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आप उसको मतलब सब पार्ट्स में नहीं बांट सकते, तो वहाँ पे आपका पाइपलाइनिंग यूज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखें। पाइपलाइनिंग टेक्निक इज एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन दैट नीड्स टू रिपीट द सेम टास्क इन मेनी टाइम्स विद डिफरेंट सेट ऑफ टाइम। मतलब ये है वहाँ पे ऐसी जैसे कि सेम डेटा को आपने बार बार ये सेम टास्क को जैसे बार बार आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पाइपलाइन टेक्निक यूज होता है, ठीक है। अब एग्जांपल चेक करें, द अरेंज ऑफ हार्डवेयर कैन इनहेरिट द थ्रूपुट, जैसे कि टास्क क्या था, अच्छा ये मैंने मतलब वो लिखा है कार पार्ट में, जैसे कि होता है ऑब्जेक्ट कार हो गया, फिर पार्ट्स हमने ऐड किया, फिर मैं असेंबल किया, फिर पेंटिंग एंड कलरिंग। तो मतलब ये सिंपल वर्ड्स में आपका पाइपलाइनिंग की वर्ड बता रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टू इम्प्रूव सीपीयू पाइपलाइनिंग किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, टू इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द हार्डवेयर बाय यूजिंग फास्टर सर्किट। ये अच्छा सॉरी, ये उसकी बेसिस में नहीं है, या मतलब सीपीयू परफॉर्मेंस हम कैसे इंप्रूव करते हैं, एक्चुअली मैंने दूसरा टॉपिक लिखा है। अभी ये टॉपिक आपका कंटिन्यू आगे होगा, चेक करते हैं। अरेंज द हार्डवेयर सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम, पाइपलाइनिंग। देखिए पाइपलाइनिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि सीपीयू परफॉर्मेंस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें।
देखिए ये हमारा हो गया इम्प्रूव करने का। अब देखिए डिजाइन फॉर बेसिक पाइपलाइनिंग डिजाइन देख लीजिए कैसा होता है। इनपुट हो गया स्टेज वन, इसके बाद लैच हो गया, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। फिर S2 स्टेज टू, फिर आपका R2 मतलब आपको फिर लैच आ गया रजिस्टर टू, उसका फिर आपका S3 फिर R2 मतलब जैसे क्लॉक पास यहाँ पे मतलब क्या करे जैसे क्लॉक वाइज, जैसे कौन सा मतलब एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है आपका क्लॉक पास में जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है डिजाइन और बेसिक पाइपलाइनिंग। इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर ए पाइपलाइन हैज टू एंड्स, द इनपुट एंड द आउटपुट। जो हमें दिख रहा है इनपुट आउटपुट एंड, ठीक है। बिटवीन दिस एंड देयर आर मल्टीपल स्टेज, यहाँ पे मतलब बहुत से स्टेजेस हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री। ओके वन सेक क्लास होल्ड सेकेंड। सॉरी क्लास, एक इश्यू आ गया था, एक फ्रेंड आ गया था, सो कुछ काम था। सो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। दिस आर मल्टीपल स्टेजेस सेगमेंट सच दैट आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज एंड इस स्टेज परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब इसमें क्या होता है जैसे कि आपका इनपुट दूसरे स्टेज के साथ मतलब दूसरे स्टेज के साथ आपका कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आगे चेक करते हैं, ये आपका मतलब बेसिक और लीनियर पाइपलाइनिंग था। ठीक, आगे क्या है, here interface register latch और buffer are used to hold the intermediate output between two stages। मतलब जैसे स्टेज वन से स्टेज थ्रू आपको मतलब आउटपुट जा रहा है, वहां पे आपका R1 स्टोर कर रहे हैं। जिससे आपने स्टेज वन में कुछ परफॉर्म किया, इसका जो आउटपुट होगा आपका R1 स्टोर होगा रजिस्टर में, फिर ये आउटपुट आपका S2 में जाएगा। ठीक, तो ये आपका परफॉर्म करता है। ऑल द स्टेजेस एंड इंटरफेस रजिस्टर आर कंट्रोल्ड बाय कॉमन क्लॉक। तो सारे आपका कॉमन क्लॉक बस में मतलब कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ये नहीं कि इसके लिए अलग क्लॉक बस चलेगा, इसके लिए अलग क्लॉक बस चलेगा, सबके लिए आप एक ही क्लॉक बस यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर। मतलब जैसे कि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मतलब फॉलोइंग प्रोसेस चलते हैं। कौन कौन से हैं, फैच द इंस्ट्रक्शन फॉर मेन मेमोरी, मतलब वहाँ पे फैच करते हैं। फिर डिकोड करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल लगता है वहीं पे यहाँ पे यूज करें, फैच डिकोड। फैच द ऑपरेंड एग्जीक्यूट डिकोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही हमने चाह किया, फैच किया डिकोड किया, फिर ऑपरेंड को फैच किया, उसके बाद हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। अब देखिए स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन 2024 के 2023 में आया था, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन क्या होता है, देखिए स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन चेक करते हैं इंस्ट्रक्शन फैच, ये क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज where CPU retrieves the instruction from memory। मतलब ये पहला स्टेज जिसे हम डायरेक्ट समझ में, इंस्ट्रक्शन फेच क्या करता है आपका, मतलब फर्स्ट स्टेज है जहाँ से CPU से मतलब क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है कहाँ से, मेमोरी से। ठीक है, द PC जिसको हम प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। मतलब प्रोग्राम काउंटर होता है, मतलब नेक्स्ट एड्रेस कहाँ से वो मतलब फेच करेगा इंस्ट्रक्शन, उसका वो एड्रेस बताता है आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोड क्या करता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन तो मान लो यहाँ से गया मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन लेके आ गया, लेकिन क्या उसको डिकोड तो करना पड़ेगा क्या, मतलब उस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो वो क्या डिकोड करेगा। डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड चेक व्हाट इंस्ट्रक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड या फॉलोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन सेंस कहती है आपका ऑपरेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। एग्जीक्यूट क्या होता है, डिकोड करने फिर एग्जीक्यूट करना होता है, क्या किया, दिस इज वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब मतलब जहाँ पे हम यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन टेक प्लेस होता है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। ALU परफॉर्म नेसेसरी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे ALU जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आपको नेसेसरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेसेसरी ऑपरेशन जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन, वो सारे। ठीक है, अब देखिए मेमोरी एक्सेस क्या होता है, दिस स्टेज इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व एक्सेसिंग मेमोरी सच एज लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एन नहीं लिखा था, एन लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, मतलब ये मतलब उस स्टेज पे जाके पूछ मतलब पता करता है, इंस्ट्रक्शन यूज होता है जहाँ आप जब मेमोरी को आप एसेस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज आपको वहां पे यूज होता है। ठीक है, ये लिखा भी है, दिस स्टेज इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस दैट इन्वॉल्व एसेसिंग मेमोरी, मतलब जहां पर मेमोरी एसेस करने की बात करें वहां पे आपका ये यूज होता है मेमोरी एसेस, जैसे लोड करना फिर उसको स्टोर करना, तो वहां पे होता है। एग्जांपल चेक कर, मतलब क्या है, डेटा इज रीड और रिटर्न टू मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा आपको या तो मेमोरी से रीड होगा या तो फिर रिटर्न होगा वहां पे। ठीक है, देखिए राइट पे क्या करता है, इन फाइनल स्टेज द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन आर रिटर्न बैक टू रजिस्टर। मतलब फाइनल स्टेज में क्या होता है, जैसे कि हम सारा आउटपुट दे दिया, उसके बाद आउटपुट आप फिर उसको राइट बैक देते हैं, राइट बैक इन सेंस के आप वापस उसको रिजल्ट दे देते हैं एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, तो आपका राइट बैक वही है। आगे से करते हैं, ये तो अपने पाइपलाइनिंग स्टेजेस पर। अब देखिए टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होता है, इसमें होता है एक अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग होता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग होता है। अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग क्या होता है चेक करते हैं। अरिथमेटिक डायरेक्ट समझ में, अरिथमेटिक क्या हो सकता है आपका,
चेक करते हैं। यूज स्पीड अप अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए होता है, ठीक है। ये क्या करें, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आपका अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर एक्सेट्रा। मतलब ये यहाँ कहाँ पे यूज होता है मेनली आपको, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, अगर आपको याद हो यूनिट 2 में ये बात हुई थी, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे ये सब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है, allows multiple instruction to be executed at the same time इन डिफरेंट स्टेज, या तो इन डिफरेंट स्टेज एट द सेम टाइम, मतलब क्या था, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को अलग अलग स्टेजेस पे एक ही टाइम पे ये मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए अलाउड करता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्क्रीन ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग फेच डिकोड एग्जीक्यूट फेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब ये क्या है, एक ही साथ वो फेच को, डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेज को एक ही साथ वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। This type of pipelining is used to increase the throughput of the computer system, मतलब ये होता है आपका थ्रूपुट कहेंगे, मतलब एफिशिएंसी के उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। थ्रूपुट इन सके आप उसको आउटपुट भी कह सकते हैं, मतलब जो भी वो आउटपुट देता है उसको आप ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस क्या करता है, देखिए अगर आप पेपर में कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं 7 नंबर का, अगर आप उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज लिख के आते हैं तो ऑब्वियसली है एग्जाम में आपको जैसे ज़्यादा नहीं बट हाँ आधे नंबर या 1 नंबर एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको मतलब 7 में से वो 4 दे रहा है या 4 हाफ दे रहा है, तो आपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखे हैं तो वहाँ पे आप 4 हाफ की जगह वो या तो 7 दे देगा, नहीं 7 तो नहीं बट हाँ 5 हाफ दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए एडवांटेज क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट इंक्रीज, हाँ ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि मतलब थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेज, पाइपलाइन की स्टेज इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कितने अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है वो भी इंक्रीज हो गया नंबर्स उसके। फास्टर एएलयू कैन बी डिजाइन वन पाइपलाइनिंग इज यूज, मतलब एएलयू आपका फास्टर हो जाता है, ठीक है। उस समय आप फास्टर एएलयू डिजाइन कर पा रहे हैं आप, ठीक है। पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये तो एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, चेक करते हैं। डिजाइनिंग ऑफ द पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर इतना मतलब वो परफॉर्मेंस आप प्रोवाइड कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। नेक्स्ट में क्या है, द थ्रूपुट ऑफ अ पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, मतलब उसका थ्रूपुट जो होता है, देखिए यहाँ पे थ्रूपुट तो बढ़ा रहा है लेकिन उसका मतलब थ्रूपुट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट भी होता है, आप जिसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये घट सकता है, ठीक है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग माइक्रो ऑपरेशन, जैसे कि ये भी एक टॉपिक है, माइक्रो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पढ़ लीजिए ज़्यादा बेटर होगा। माइक्रो ऑपरेशन क्या कहते हैं, द ऑपरेशन एग्जीक्यूट ऑन वैल्यू स्टोर इन रजिस्टर्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन, मतलब माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, मतलब जो भी वैल्यू स्टोर होती है ऑपरेंड में रजिस्टर्स में उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, तो आपका माइक्रो ऑपरेशन होता है। अब चेक क्या करते हैं, सीपीयू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सम वैल्यूज दैट ऑपरेट्स एंड दिस वैल्यूज आर स्टोर्ड इन मेमोरी रजिस्टर, मतलब सीपीयू वैल्यूज पे मतलब परफॉर्म करता है अपना ऑपरेशन जिसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका मतलब कहाँ पर स्टोर होते हैं वैल्यूज, आपके मेमोरी पे, उसको हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इन सीपीयू sorry in computer CPU micro operation also known as micro oops are the functional or atomic operation or a processor, ठीक है। these are low level instructions used in some designs to implement complex machine instructions, मतलब ये क्या होता है, लो लेवल इंस्ट्रक्शन डिजाइंस होते हैं जो आपको मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शंस को देने में या डिजाइन करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिकल एंड शिफ्ट, देखिए अब इसमें अरिथमेटिक क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पेपर में आता है, 2 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है चेक करिएगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो पता है, प्लस माइनस। लॉजिकल क्या था, एंड्स और एक्सऑर नॉर और ये सब आपको लॉजिकल में आ जाएगा। शिफ्ट में क्या, लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट, ये आपका शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट एक ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो प्लीज इसको समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब देखिए इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, 2 नंबर में भी आते हैं, 7 नंबर में आते हैं। चेक करते हैं क्या होता है, इट सपोर्ट लॉन्गर कंट्रोल वर्ड, मतलब यहाँ पे लॉन्गर जाता है, लॉन्गर कंट्रोल वर्ड जाता है, यहाँ पे इस सपोर्ट शॉर्टर कंट्रोल वर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, इट अलाउस हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, तो इसमें क्या है, पैरेललिज्म का हायर डिग्री अलाउ करता है, इसमें क्या है लोअर डिग्री अलाउड करता है, लोअर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म,
ठीक है। आगे क्या है, इफ डिग्री इज n देन n कंट्रोल सिग्नल्स आर इनेबल एट द टाइम, मतलब अगर डिग्री n है तो वो n कंट्रोल सिग्नल मतलब चालू कर देता है, इनेबल कर देता है। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इज आइडर 0, इसमें क्या डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मतलब लोअर डिग्री होता है, इसलिए या तो ये 0 या तो ये 1 अलाउड करेगा। ठीक है, इसमें क्या अगर n है तो n चलेगा। ठीक, इसमें क्या नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें क्या एडिशनल हार्डवेयर इन द फॉर्म ऑफ डिकोडर इज रिक्वायर्ड टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल, इसमें क्या है एडिशनल हार्डवेयर मतलब रिक्वायर होता है। एग्जांपल तो डिकोडर रिक्वायर होता है, यहाँ पे ऐसे कोई हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता। आगे चेक करते हैं, इट इज फास्टर इन वर्टिकल, देखिए आपका फास्टर होता है, मेन आपका फास्टर होता है इसमें। इट इज स्लोअर देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें ये स्लोअर होता है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ये आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये आपका लेस फ्लेक्सिबल होता है। लेस फ्लेक्सिबल क्यों होता है, देन हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग बट मोर फ्लेक्सिबल इन हार्डवेयर कंट्रोल, मतलब इससे तो मतलब लेस फ्लेक्सिबल, लेकिन आपका ये हार्डवायर से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब आगे देखिए, a horizontal microprogram control unit uses horizontal micro instructions where every bit in the control field attaches to a controller, मतलब ये इस तरीके से ये every bit को मतलब सारे बिट्स को यूज करता है, जहाँ पे वो क्या होता है कंट्रोल फील्ड अटैचेस टू ए कंट्रोलर, मतलब सारे जो बिट्स है कंट्रोल फील्ड के मतलब कंट्रोल लाइन से अटैच होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूजेस वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन वेयर कोड इज यूज फॉर ईच एक्शन टू बी परफॉर्म, मतलब यहाँ पे क्या कोड आप यूज करते हैं हर एक एक्शन के परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एंड द डिकोडर ट्रांसलेट दिस कोड इनटू इंडिविजुअल कोड सिग्नल, मतलब क्या करता है जैसे कि कोड मतलब हर एक क्या कहते हैं एक्शन को परफॉर्म करने कोड तो यूज होता ही होता है, एंड जो डिकोडर होता है वो आपको ट्रांसलेट करता है कोड को हर एक इंडिविजुअल कंट्रोल सिग्नल के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या है, द ओरिजिनल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट मेक्स लेस यूज ऑफ रोम, यहाँ पे क्या था मतलब रोम के लिए लेस यूज करता है, मतलब जैसे स्पेस लेस लेता है। ठीक है, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट मैक्स मोर यूज ऑफ रोम। ठीक है, तो ये आपका यहीं पे आपका यूनिट खराब होता है। तो क्लास थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कि अभी यूनिट 4 एंड 5 वीडियो बाकी है, एंड हो सका तो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाक से डालने वाला हूँ। सो क्लास थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू क्लास।